हाँ जी, हाँ जी, क्या टॉपिक है? दो इलास्टिक मॉडल्स जो बचे हैं वो हम करेंगे, पॉइजन्स रेशियो करेंगे, और लास्ट टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है और इसका लास्ट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर की, जितनी भी मेरे पास मैक्सिमम थी मैंने सारी इसके साथ अटैच की हैं। तो जो ये वाले नोट्स आपको मिलेंगे इसमें सारी प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप सॉल्व करके देखना जब भी आपको टाइम मिले, सैटरडे को मिले, सैटरडे को, और सैटरडे तो आज ही हो गया, कल संडे को। ठीक है, टेस्ट के बाद आप अपना जो है प्रॉब्लम्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, आगे आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होंगे, एक बार प्रैक्टिस करो उसकी, कितने आपके निकलते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्विक रिवीजन। क्या पढ़ा था हमने? हुक्स लॉ पढ़ा था। बताओ सभी, क्या था हुक्स लॉ? माइक ऑन है, आप बोल के भी बता सकते हो। हुक्स लॉ। मैम स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, हुक्स लॉ था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, याद है? एंड फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आता है आपके पास? एक कांस्टेंट आता है, कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ई सी के, बुक में के होता है, मैं मान लेती हूँ सी है, कुछ भी ले सकते हो। कांस्टेंट है स्ट्रेन, सी इंटू स्ट्रेन, तो सी आप क्या लिख सकते हो? लास्ट टाइम आई थिंक ई रखा था हमने, तो कंफ्यूज नहीं होना, कांस्टेंट है कोई भी, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ऑल राइट, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। और जो इसमें सबसे पहला हमने डिस्कस किया था वो कौन सा था? यंग मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। ये खराब हैंडराइटिंग हो गई है। समझ में तो आता ना मैंने लिखा हुआ? यस और नो? यस मैम। यस मैम। मॉड्यूलस, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, याद है? क्या लिखते थे ऊपर? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेन क्या हो गया? डेल्टा एल बाय में एल। यहां तक हम कर चुके हैं और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, आज जो हम करेंगे अगला जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है अपना शियर मॉडुलस, जिसका दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब बताओ कौन सा स्ट्रेस और स्ट्रेन लूं मैं इसमें? शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। याद होगा आप सबको, हमने कोई भी सॉलिड बॉडी ली है, जैसे मैंने ये सिलेंडर ले लिया, वायर की वायर समझ सकते हो आप इसको, वायर नहीं, एक सिलेंडर समझो। ठीक है, एक फोर्स लगाया मैंने इस पे, और यहाँ पर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगाया, तो क्या आया? यहाँ पे शेप में बदलाव आया था। ये आपने चीज करी थी और इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाला था, याद है सबको? यस मैम। हाँ जी, यस तो मैम। ये जो डिस्टेंस है कितना था? डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस था एल, ये एंगल है थीटा। ठीक है, और ये यहाँ पे फिक्स किया होता था, जो लोअर आपके पास लेयर है फिक्स की होती थी। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या आता था? सिग्मा फोर्स बाय में एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया जो आपने अप्लाई किया एंड पैरेलल टू दिस एरिया। और आपके पास स्ट्रेन कितना आया था? डेल्टा एक्स बाय में एन, जिसको कि हमने क्या लिखा था इस ट्राइंगल में? टेंजेंट थीटा के इक्वल। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एंड फॉर स्मॉल चेंज इन एंगल्स टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें पुट कर सकते हैं हम लोग। जैसे स्ट्रेस की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ बाय ए, और स्ट्रेन की वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा एक्स बाय में एल। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बाय ए थीटा। डेल्टा एक्स बाय एल को क्या पुट कर सकती हूँ मैं? टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं इसमें चीजें पुट कर सकती हूँ। दोनों फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। आ गई बात समझ में यहाँ तक? सबको क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें जो आप
न्यूमेरिकल पे ट्राई कीजिए, देखते हैं आपको ये समझ में आया या नहीं। ये लो। एक क्या है, अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू शियरिंग फोर्स, और फोर्स कहाँ लग रहा है, ऑन इट्स नैरो फेस। अभी समझते हैं नैरो फेस क्या है यहाँ पे, ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। फिर क्या बोला, लोअर एज इज ग्रेविटेड टू द फ्लोर, हाउ मच विल द अपर एज विल बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, एक स्क्वायर स्लैब है, स्लैब समझ सकते हो, ये आपके पास एक स्क्वायर स्लैब है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर जो है इसकी साइड है, ये सब 50 है, ठीक है, ये भी 50 है। क्लियर है ना ये बात। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक फोर्स लगाया है टू द नैरो फेस। अब देखो इसकी थिकनेस दे रखी है कुछ, मान लीजिए जो थिकनेस है वो है, मान क्या लेंगे हम, क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, और हम इस स्लैब को बनाते हैं, ये लीजिए, ये बन गया, ठीक है। तो फोर्स जो लगाया है वो इसके पैरेलल लगाया है। नैरो फेस कौन सा हुआ इसमें, नैरो फेस कौन सा हुआ बेटा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मेरे पास एक छोटी सी नोटपैड है, ऑलराइट, तो ये आपको फ्रंट फेस दिख रहा है इसका, ये है एक रेक्टेंगल, दिख रहा है सबको, रेक्टेंगल है, यस और नो, दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो ये जो नोटपैड है इसकी कोई सर्टेन थिकनेस है, मान लीजिए इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर की, वो थिकनेस आपको दिख रही है, ये थिकनेस दिख रही है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो आपके पास क्यूबॉइड बना, इसके अंदर नैरो फेस कौन सा होगा, ये थिकनेस वाला ही नैरो फेस होगा ना, ये वाला फेस नैरो नहीं होगा, राइट, नैरो फेस कौन सा होगा, ये वाला। यानी कि फोर्स जो लगाया है, शियरिंग फोर्स, वो इसके पैरेलल नहीं है, वो आपके पास इसके पैरेलल है। तो एरिया कौन सा लेना है, समझ में आ गई ये बात, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये एरिया साइड में दिखा देती हूँ मैं, ये क्या बना आपका, ये आपके पास लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और ये जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो लोअर इसका एज है उसको फिक्स कर दिया, तो ऊपर वाला जो हमने फोर्स लगाया उसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स आ गया समझ में, डेल्टा एक्स निकालना है, आई बात समझ में इतनी, क्या निकालना है। मैम इसे एक बार और बता दो फिगर को। देखो आपके पास एक स्लैब है, यानी कि स्क्वायर स्लैब है, जैसे मैंने आपको इससे भी बताया, ये मेरी एक नोटपैड है जो कि रेक्टेंगुलर है, यहाँ से आपके क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है लेकिन आप समझ पाओगे क्या है। देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये कोई इसकी Yes, लेंथ है, ma'am. ये इसकी ब्रेड्थ है, और इसकी सर्टेन थिकनेस होगी यहाँ पर, राइट। तो इन्होंने क्या बोला कि इस स्लैब के ऊपर एक शियरिंग फोर्स लगाया है नैरो फेस के ऊपर। नैरो फेस कौन सा है, जिसका एरिया कम है आपके पास, तो एरिया कम किसका होएगा, ये इसका होएगा या फिर इसका होएगा, मैम इसका। इसका, राइट। तो Yes, यानी ma'am. इसके पैरेलल आपने फोर्स लगाया है। तो शेयरिंग स्ट्रेस जब निकालते थे फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स जिस एरिया के पैरेलल लगाया है, जिस पे टेंजेंशियली लगाया है, वो एरिया लेना होता था, राइट। तो यहां मैं लगा रही हूं तो इसका एरिया लूंगी, ये वाला जो एरिया है, ना कि इसका, ठीक है। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 50 इंटू 10, जिसको हम मीटर में भी कर सकते हैं, 0.05 मीटर स्क्वायर। इसको देखते हैं, यूज करेंगे कहीं पे। अब देखो आप जब शियर फोर्स लगा रहे हो, तो आपके पास ये जो मॉडुलस था, अभी हमने पढ़ा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है F/A डेल्टा एक्स एल, यही होता है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखो फोर्स आपको गिवन है, फोर्स कितना है, 9 इंटू में 10⁴ ऑलरेडी गिवन है। लेंथ जो लेनी है, जब आप इसको डिस्प्लेस करते हो फोर्स की वजह से, तो आपके पास ये ऐसे खिसक जाता है ना आगे, ऐसे ही होता है, Yes, ma'am. थीटा एंगल पे. हाँ जी। तो आपको क्या डेल्टा एक्स निकालना है, ये चीज निकालनी है आपको, ठीक है। और एल क्या होती है, डेल्टा एक्स बाय एल में ये वाली लेंथ होती है,
ठीक है, तो आपको एल भी गिवन है, एफ भी गिवन है, एरिया हमने अभी निकाला ही है, डेल्टा एक्स जो है आपको निकालना है, और जी मैं बता देती हूँ, लेड के केस में जी की वैल्यू होती है आपके पास 5.6 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आपको यूज करना है। मैम अगर हमारे जैसे स्कूल में पेपर होगा तो मैम उसमें भी हमें मतलब इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी। वैसे आपको गिवन होती है बेटा, मतलब 95% केसेस में गिवन होती है, 2-3 है जैसे स्टील और कॉपर, इसकी आपको पता होनी चाहिए, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए थे तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, वैसे गिवन होती है, लेड की भी वैसे आपको गिवन मिलेगी, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको 5.6 इंटू 10⁹ जैसे मैंने आज प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाली है जो, उसको आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस में। ज्यादातर स्टील है, कॉपर है, लेड हो गया, यही 3-4 मटेरियल हैं जो आप यूज करते हैं, तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू, कोई ऐसा मटेरियल मान लो नायलॉन यूज कर लिया, या आपके पास सॉलिड में जो भी आपके पास मटेरियल है, तो जो आपको नहीं पता होते, जनरली हम लाइफ में यूज नहीं करते, उनकी तो दी होती है। ठीक है, तो आपके पास जी की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे ये वाली, तो डेल्टा एक्स साइड में कर लो जो निकालना है। फोर्स कितना दे रखा है, चलो मैं लिख देती हूँ FA L G। फोर्स कितना है 9 इंटू 10⁴, मेरे साथ साथ सॉल्व कर दो, मेरे से पहले ही कर दो। लेंथ कितना है 0.5 मीटर लिख सकती हूँ, 50 सेंटीमीटर है, मैंने 0.5 मीटर कर दिया। एरिया, एरिया क्या होगा 0.05, और जी 5.6 इंटू 10⁹ सॉल्व करके बताओ सारे कितना आएगा। हाँ जी अनुराग क्या पूछ रहे हो? मैम इसमें स्लैब फ्लोर के साथ फिक्स हो गया है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो 0 होना चाहिए ना। देखो, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को फिक्स कर रही हूँ, मैंने नीचे वाले पार्ट को अगर फिक्स कर दिया, ठीक है, और ऊपर वाली लेयर के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगी तो आपके पास खिसक जाएगा ना बेटा। कैसे दिखाऊंगा, तो ये देखो, ये देखिए, अगर ये बुक है, ठीक है, अगर मैंने इसकी नीचे वाला जो पोर्शन है उसको फिक्स कर दिया और ऊपर वाले के पैरेलल में फोर्स लगाऊंगी, तभी तो आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना। ऊपर वाला ये जो कवर है और नीचे वाले कवर के बीच में आप देख पा रहे होगे, आई बात समझ में? वो फिक्स हुआ है। आप खुद अपनी बुक उठा के करके देखोगे ना, तो आपका हाथ जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, अगर मैंने इसको फिक्स ही नहीं किया होता तो आप कैसे चेंज करोगे? आप धक्का मारोगे, ये आगे खिसक जाएगी किताब। ठीक है, तो लेयर्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कब देखोगे? जब आप फिक्स करोगे नीचे वाले पोर्शन को, तो ऊपर वाले पे जब फोर्स लगाओगे तो इसके रिलेटिव में कितना आगे खिसकेगी, वो वैल्यू निकालते हैं। दिख रही है सबको ये चीज, यस और नो? थोड़ा बहुत दिख रही होगी, बोलो तो सही। यस मैम। अनुराग क्लियर हुआ? हाँ जी काजल, देखो क्या बोला है इन्होंने, एक स्लैब लिया है, स्क्वायर शेप है उसका, लेकिन उसकी कोई सर्टेन थिकनेस है। ठीक है, तो आपके पास ये क्यूब नहीं बना, ये क्यूबॉइड बना। ठीक है, तो सारे फेसेस का एरिया सेम नहीं हुआ, तो इसके अंदर जो नैरो फेस है, यानी जिसका एरिया कम है, आपको वो उठाना है। उसके पैरेलल इन्होंने क्या है, शेयरिंग फोर्स लगाया है। वो जो एरिया है वो ये बनेगा बेटा, ऊपर वाला। आप देख सकते हो ये 50 × 10 है इस वाले का एरिया, और नीचे वाले का देखो 50 × 50 है। कौन सा छोटा हुआ? ऊपर वाला ही हुआ ना, तो ये वाला लेना है। और उसके बाद हमने जो है फॉर्मूला उठाया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, ये होता है F/A × L/Δx। सारी चीजें गिवन है, जी मैंने आपको बता दी। आंसर बताओ। हाँ जी राज, आंसर बताओ क्या आएगा, आंसर बताओ बेटा। 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, और यू कैन से 0.16 mm। आई बात समझ में? बेटा कैपिटल जी आपके पास क्या है, ये देखो, अभी मैंने ये टॉपिक कराया आपको, शियर मॉडुलस इज कैपिटल जी। इसको मैंने जी से रिप्रेजेंट किया है। शायद किसी बुक में ईटा भी दे रखा हो, इस तरह का भी दे रखा हो, मे बी। मैंने जी से पढ़ा हुआ है तो उससे मैं आपको बता रही हूँ। वो वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। तो ये वैल्यू पुट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो आपके पास ये फॉर्मूला आता है FL और डिवाइडेड बाय A∆x, वही मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, और जो ये जी की वैल्यू है, ये लेड के लिए कितनी होती है, 5.6 इंटू 10⁹ दिस इज फॉर लेड।
ये जो वैल्यू है ये लेड के लिए, मैंने जी ऑफ लेड ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है, आगे चलू, यस मैम। ठीक है। देखो अब जो लास्ट आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बल्क मॉडुलस है, बताओ इसमें कौन सा स्ट्रेस और स्ट्रेन आएंगे? वॉल्यूम। वेरी गुड, इसको हम बी से लिखेंगे। आप बोल रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही बोल रहे हो सभी जने, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम कई बुक्स में लिखा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस भी लिखा होता है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये भी लिखा हो सकता है, या आपके पास जैसे एनसीईआरटी में हाइड्रोलिक लिखा है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी लिखा है, तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ऑलराइट, तो देखिए इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जब हम एक फ्लूइड में कोई बॉडी ले रहे थे, ठीक है, तो उस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा था, फ्लूइड की वजह से हर पॉइंट पर जो है एक फोर्स लग रहा था, एंड दैट इज नॉर्मल टू दैट एरिया, हर एक पॉइंट पे वो नॉर्मल है, इसलिए हम इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है, ये आ गया। तो जब आप इस पे चारों तरफ से एक फोर्स लगेगा फ्लूइड की वजह से, तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम आता है। मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है वी फाइनल है और ये वी इनिशियल था, तो वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, हाँ जी, ये आपके पास नेगेटिव आएगा ना, ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है आपके पास सिकुड़ रहा है, ठीक है, तो फाइनल में से आप इनिशियल माइनस कर रहे हो तो ये नेगेटिव हो गया, डिक्रीज हो गया वॉल्यूम में। और दूसरी बात यहाँ पर जो हम स्ट्रेस लिख रहे थे, फोर्स पर यूनिट एरिया जो इस बॉडी में आ रहा है जब आपके पास प्रेशर लग रहा है फ्लूइड की वजह से, दैट इज इक्वल टू प्रेशर जो फ्लूइड की वजह से लग रहा है, यानी जो फ्लूइड ने उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया है वो, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी डेल्टा वी बाय में वी, पी क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर। कई बुक्स में क्या है, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, माइनस ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, यानी चेंज इन प्रेशर, मतलब जो आपने प्रेशर उस पर बढ़ाया है वो आपके पास टोटल, इसको पी से भी लिख सकते हो, डेल्टा पी से भी लिख सकते हो। एंड नेगेटिव साइन का आपको सिग्निफिकेंस क्या है समझ में आ चुका है, डिस्कस हुआ था, इसका मतलब क्या है, आपको पता है प्रेशर जो है इंक्रीज अगर होगा तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हम एक नेगेटिव साइन आगे रख देते हैं, आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज ऑलरेडी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम पहले ही एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चंस तो कई बार हम इस साइन को निग्लेक्ट करके भी आंसर निकाल देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा होता है, जब चेंज इन वॉल्यूम जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा डिक्रीज इन वॉल्यूम निकालो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रेशर जो लग रहा है फ्लूइड की वजह से, उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वो नेगेटिव आता है। क्लियर हुई ये बात सबको? यस। हाँ जी, इसमें एक टर्म आती है आपकी बुक्स में भी लिखी हो शायद, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? ये आई थिंक के से रिप्रेजेंटेड है आपकी बुक्स में, दिस इज 1/b रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ये तो समझ में आ गया ये फॉर्मूले से, ठीक है, 1/b होगा, पर क्या मतलब, मैं इसको कैसे समझू, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, क्या बता रहे हैं हमको? अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस में कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो? गैस। गैस में। तो क्या बता रहा है कंप्रेसिबिलिटी, कि वो कितना इजीली कंप्रेस हो सकता है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा इट मीन वो ज्यादा इजीली कंप्रेस हो सकता है। आई बात समझ में? अब इसकी यूनिट बता दो क्या होगी, बल्क मॉडुलस की क्या होती है, पहले यहाँ बता दो, बल्क मॉडुलस की होती है अगेन स्ट्रेस वाली ही होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1/न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात? बल्क मॉडुलस में कोई भी समस्या हो तो बताओ, चलूं आगे, इस पे क्वेश्चन करें एक दो, यस मैम। बोलो, ओके। देखिए क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल लिक्विड बताइए बल्क मॉडुलस क्या होगा और शेयर मॉडुलस क्या होगा। तो आपको आइडियल लिक्विड की दो प्रॉपर्टी बताती हूँ, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइडियल लिक्विड की दो प्रॉपर्टी क्या है, पहली कि वो इनकम्प्रेसिबल है। अब इसका क्या मतलब समझे भाई, इनकम्प्रेसिबल, मान लीजिए कि मैंने कोई एक लिक्विड लिया है सिलेंडर में
और एक मैंने ऐसे पिस्टन सा लगाया इधर, और एक फोर्स, मतलब मैं ऊपर से फोर्स क्रिएट कर रही हूँ। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है क्या है कि वो दबेगा नहीं। दबेगा नहीं तो क्या आप ये बोल सकते हो कि चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो है मैम, राइट और नॉट? चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ ना, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल हो गया, वॉल्यूम में कोई बदलाव ही नहीं हुआ अगर वो कंप्रेस नहीं हो रहा तो। आई बात है समझ में? दूसरी, इसकी विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी वो होती है जीरो। अब विस्कोसिटी क्या होती है, क्या मतलब मैम समझ? जैसे फ्रिक्शन होता है वैसी विस्कोसिटी होती है, लेकिन वाटर के लिए। हाँ जी, फ्लूइड्स में आप विस्कोसिटी मेजर करते हैं। आप इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ सकते हो कि आपका फ्लूइड जो रेजिस्टेंस दे रहा है टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड, मतलब टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, ठीक है? जो भी आप फ्लूइड ले रहे हो वो जो रेजिस्टेंस दे रहा है टू द फ्लो, ठीक है? आपने जो बोला कि लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली आपके पास लेयर्स जब मूव करती है एक दूसरे के ऊपर तो उनके बीच में फ्रिक्शन आता है। लेकिन आइडियल लिक्विड के केस में क्या है, विस्कोसिटी जीरो है। अगर आइडियल लिक्विड के केस में आपने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो जो है डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि वो फ्लो कर जाएगा, वो रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहा है किसी तरीके का, ठीक है? तो यानी कि इसका शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बल्क मॉडुलस निकालो। बल्क मॉडुलस क्या होता है, क्या होता है बल्क मॉडुलस? पी से लिखा था ना, पी माइनस पी डेल वी और इधर वी। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं रहा आइडियल लिक्विड के केस में, तो आपके पास एनीथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर एनीथिंग बाय जीरो है ये इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? आई बात समझ में? ये किसी भी चीज के नीचे अगर आप जीरो लिखते हो डिनोमिनेटर में तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। आई बात? तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, बल्क मॉडुलस मैम इज ए। इनफाइनाइट। अब दूसरी चीज निकाल के देखते हैं, शियर मॉडुलस क्या होता है? शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होता है ना। अभी ऊपर हमने लिखा कि इसका शियर स्ट्रेन क्या है, इनफाइनाइट। तो एनीथिंग बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, किसी भी चीज के नीचे इनफाइनाइट अगर है तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी से आप जो है डिवाइड कर रहे हो, जीरो। वेरी गुड रोहित एंड राज, क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर हो गया? तो आंसर कौन सा ठीक हो गया, द शियर मॉडुलस इज जीरो। क्लियर है सबको? चलो आगे। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। हाइड्रोलिक प्रेस कंटेन्स 0.25 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल, ठीक है जी। इसमें पहले बोल रखा है वॉल्यूम ही दे रखा है, कितना ऑयल है उसके अंदर, वो है 0.25 मीटर क्यूब। Find the decrease in the volume of the oil when it is subjected to a pressure increase delta P equals to 1.6 into 10 to the power 7 पास्कल। तो इन्होंने इंक्रीज इन प्रेशर बता रखा है 1.6 into 10 to the power 7 पास्कल। पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? फिर उन्होंने क्या बोला है कि बल्क मॉडुलस भी गिवन है, बल्क मॉडुलस ऑफ ऑयल कितना है, 5 into 10 to the power 9 पास्कल और न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। जो ये बाकी ब्रैकेट में दे रखे हैं डिफरेंट यूनिट्स हैं, इनकी हमको जरूरत नहीं है, हमने ऐसा यूनिट लेनी है। कंप्रेसिबिलिटी भी गिवन है, जिसकी भी इसकी भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, लेट्स सी। तो फाइंड द डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी। आपको बी दे रखा है तो बी का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। बी क्या हो जाएगा आपके पास, क्या है, माइनस पी डेल वी, और ये वी होता है, ठीक है? तो बी आपको गिवन है, पी पी क्या बताया था मैंने, इंक्रीज इन प्रेशर, और दूसरा फॉर्म की डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंटेड होता है। तो कंफ्यूजन तो नहीं है कोई इस बात से? हाँ जी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम 0.25 गिवन है और डेल्टा वी निकल जाएगा अपना। डेल्टा वी कितना हो जाएगा, माइनस पी वी बाय बी। फटाफट निकालो वैल्यू पुट करके। आपके पास जो इंक्रीज इन प्रेशर या चेंज इन प्रेशर जो है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7, वॉल्यूम है 0.25 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय बी कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर 9। कितना आएगा, हाँ जी बताओ कितना आएगा। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर करता है। सो तो नहीं गए सारे?
नो मैम। ओके, तो रिस्पॉन्स दिया करो ना बेटा, ताकि मुझे पता लगे हाँ आपको मेरे साथ साथ समझ में आ रहा है। राज सो गया है, यस मैम बोल रहा है। उठो, अभी थोड़ी देर की क्लास और बाकी है, फिर सो जाना। हाँ जी, देखो क्या आपका आंसर ये आ रहा है, -8 इंटू, आई थिंक -8 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा होगा। देखो जरा चेक करो। हाँ जी, ये आएगा आपका आंसर। आया किसी का? दोबारा देखो, कैलकुलेट करो। काजल का आ गया है। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा भी निकल जाएगा। अब यही तो डिक्रीज इन वॉल्यूम है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे ऐसे पूछ लेते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बताइए कितना आएगा, तो आप निकालेंगे डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, ये फ्रैक्शनल चेंज होगा, कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल। ठीक है, या आपसे पूछ सकते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है वॉल्यूम में, तो उसमें आप निकालेंगे डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। जरा मेरे को ये परसेंटेज चेंज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताओ कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। आपके पास डेल्टा वी आप उठा सकते हो 8 इंटू 10⁻⁻4 बाय में वी कितना है, कितना कितना 0.25, और ये हो जाएगा 100। ये आएगा डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। बताइए कितना आएगा, ये आई थिंक आएगा आपके पास 0.32%। आई बात समझ में? मैच हो रहा है किसी का? देखो करके फटाफट। 0.25 और 100 का ही काट सकते हो आप, 25 चौके 100 होता है, तो 8 चौके 32 होता है, बाकी जीरो से आप निकाल सकते हो, 0.32 आ जाएगा। ठीक है, चलूं आगे? कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ अभी, गर्ल्स एंड बॉयज, कोई तो बोलो। नो मैम। ओके, तो आगे चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में उसका डेरिवेशन भी है, कि वो मतलब कैसे आता है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आप उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाय वी। यही बोला था ना मैंने, कई बार डेल्टा वी पूछ लेंगे, कई बार फ्रैक्शन की फॉर्म में पूछ लेंगे, और कई बार परसेंटेज की फॉर्म में पूछ लेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डेल्टा वी बाय वी इन्होंने क्या किया है, पूछा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ओशन का जो आपके पास डेप्थ है, ये ओशन है मान लीजिए, तो ये सरफेस से जो डिस्टेंस है इसका बॉटम तक का, ये है 3000 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद क्या गिवन है चीजें, बल्क मॉडल्स दे रखा है वाटर का, वो कितना है 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो जी की वैल्यू इस्तेमाल करनी है वो 10 ये करनी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये चीज निकालने के लिए देखो बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि आपके पास पी इंक्रीज इन जो प्रेशर हो रहा है, और डेल्टा वी बाय वी, यही था। तो डेल्टा वी बाय वी निकाल सकते हैं हम लोग माइनस पी बाय में बी, ऐसे ही निकलता है। यस मैम। ठीक है, तो प्रेशर आपको बी तो आपको गिवन, आपको ये चीज का प्रॉब्लम है कि ये क्या है मैम, ये इंक्रीज इन प्रेशर कैसे निकालोगे आप। जब भी आप फ्लूइड्स का केस लेते हैं, मान लीजिए एक बीकर है और इसमें पानी है, पानी है या कोई भी फ्लूइड है, तो मैं सरफेस से जैसे जैसे नीचे जाऊंगी पहली बात तो प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है चाहिए प्रेशर, इस पॉइंट पे चाहिए प्रेशर, ए पॉइंट पे, तो इस पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस है मान लीजिए h है, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू एच रो जी। जितना हाइट वो सरफेस से नीचे है वो, ठीक है, डेंसिटी जो फ्लूइड आपने लिया है उसका, जैसे यहाँ पानी है ओशन है तो पानी का हम लोग डेंसिटी लेंगे, और आपके पास जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे बताओ कि प्रेशर इंक्रीज कितना हो जाएगा बॉटम तक, एच रो जी, हाइट कितनी लोगे 3000 मीटर। ठीक है, डेंसिटी कितनी लोगे वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू आप 9.8 या 10 से कर लो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो आपके पास पी भी आ जाएगा, राइट। और बी आपको गिवन है,
तो यहाँ पे डेल्टा V बाई V आप निकाल सकते हो। डेल्टा V बाई V कितना हो जाएगा? हाँ जी, पुट करके बताओ, दोनों चीजों को डिवाइड करना है। एच रोजी निकला किसी का? चलो चेक। 3 × 10⁻⁷ एच रोजी है क्या? एच रोजी 3 × 10⁻⁷, यस बेटा यही आएगा। और फाइनल आंसर मैं बता देती हूँ, ये है, आप चेक कर लेना। ठीक है, आपने जो एच रोजी बताया वो भी लिख देते हैं। कितना है आपका? 3 × 10⁻⁷। हाँ जी, यही है, तो 3 × 10⁻⁷। ठीक है, और आपके पास यूनिट्स में लिख लेना, ऐसा यूनिट्स है, मीटर है, किलोग्राम है। ठीक है, हाइट का मीटर, डेंसिटी का कितना होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ग्राम का, सॉरी, जी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर की भी वही यूनिट आती है आपके पास, इसको काटापट्टी करोगे तो वही आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। तो आगे चलें। चलिए, ये आपका, ये मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है या नहीं। लेट्स चेक। तो इन्होंने क्या बोला, क्यूब ऑफ मेटल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 4 GPa। एक क्यूब है, मेटल का क्यूब है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब इस पे चारों तरफ से क्या है, एक प्रेशर लग रहा है। तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब सब तरफ से लग रहा होगा तो, राइट और नॉट? यस मैम। हाँ जी, इस पे प्रेशर लग रहा है सब तरफ से। ठीक है, नॉर्मली वो प्रेशर, और इन्होंने क्या दिया, प्रेशर जो इंक्रीज, मान लीजिए इनिशियली जो सर्टेन प्रेशर था, तो अब इंक्रीज इन प्रेशर कितना कर दिया इन्होंने, 4 GPa। तो P कितना हो गया, 4 GPa, ये प्रेशर इन्होंने अब लगाया है। ये कितना हो जाएगा, 4 × 10⁹ पास्कल। गीगा पास्कल है, 4 GPa इज गीगा पास्कल, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁹ पास्कल। तो इन्होंने पूछा क्या है, द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज क्लोज टू, यानी कि डेल्टा, मान लीजिए मैं इस क्यूब की जो साइड है वो कितनी मान लेती हूँ, L ले लेती हूँ। इन्होंने पूछा डेल्टा L/L × 100, ये बताओ कितना होगा। और बल्क मॉडुलस गिवन है कितना, 8 × में 10⁻10 पास्कल। तो सबसे पहले बल्क मॉडुलस का केस है, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -P डेल्टा V/V। अब देखिए, वॉल्यूम में आपके पास आंसर आएगा, लेकिन हमको चाहिए डेल्टा L/L, तो पहले डेल्टा V/V ही निकालते हैं। वॉल्यूम में अगर चेंज होता है तो बेटा बताओ, लेंथ में भी ऑब्वियसली चेंज हो ही गया, राइट? इसका सिकुड़ रहा है ना, तो इसका डायमेंशन जो लेंथ है वो भी तो चेंज होंगे ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे डेल्टा V/V को, हम क्या पुट कर सकते हैं, 3 डेल्टा L/L। अब ये कैसे पुट किया, ये देखो, आपने एरर्स वाला यूनिट किया था तब आपने कुछ इस तरीके की चीजें की थी। मान लीजिए मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है, कोई भी ले लो, जी ही ले लो, चलो यही ले लो, V = L³। ठीक है, तो dV/V ये क्या हो जाएगा, 3dL/L। ऐसे कुछ किया था। मान लो इसके साथ कुछ और भी होता, A⁻², तो हम क्या कर देते, 2dA/A, ऐसे कुछ किया था, नहीं किया? तो अब कर लो। जब आपके पास स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई फॉर्मूला ऐसे गिवन होता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे इसमें जो चेंज है डिवाइड बाय ओरिजिनल, अगर पावर है पावर आगे आ जाती है, और जो आपके पास ये है इसमें चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल प्लस, जब मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है तो इसमें प्लस 2 पावर आगे आ जाएगी dA/A, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम L³ ही था, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 टाइम्स चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। आई बात समझ में? मैम जो ये आपने 3AL करके अपॉन में ये करा है मैम, DA करके, मैम ये जैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं वो इस तरह है। डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन से बता देती हूँ, चलो मैं
वॉल्यूम क्या होती है, देखो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है, राइट। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, एल स्क्वायर डी एल, यस ऐसे कर मैम। सकते हैं ना। और दोनों को मैं दोनों तरफ से वॉल्यूम से डिवाइड कर देती हूँ। इसको तो मैं छेड़ती नहीं क्योंकि मुझे ये तो चाहिए ही, ठीक है। तो इसको मैं वॉल्यूम को अगर एल क्यूब लिख लूं, 3 L² DL बाय में एल क्यूब, तो क्या ये 3 × DL/L नहीं रह जाएगा? यस मैम। ठीक है, तो DL इज डेल्टा एल, DV इज डेल्टा वी, तो आपके पास ये जो फॉर्म है ये आ जाएगी। ठीक है, और वैसे आप एरर्स का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी को याद है तो उससे भी कर सकते हो। सीधा आपके पास क्या पावर आगे आ जाती है और DL/L हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कुछ और टर्म्स होती है, वो प्लस करके उसकी पावर आगे, और जो भी आपके पास चेंज है वो लिख सकते हो। हाँ जी, राज को याद आ गया, वेरी गुड। चलो, ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अब मुझे बताओ कि कितना आएगा ये। यहां से मैं डेल्टा एल बाय एल क्या लिख सकती हूँ, 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाय वी, लिख सकते हैं ये चीज। तो डेल्टा वी बाय वी तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपका कितना वैल्यू आ जाएगी, 4 × 10⁻⁹ और बी आपके पास कितना है, 8 × 10⁻10। आई थिंक ये आपके आएगा 0.05, यही आ रहा है, यही आएगा। ठीक है, 0.05 को डिवाइड कर दो 3 से, ये डेल्टा L/L आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, परसेंटेज। तो परसेंटेज में मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, अब जो भी मेरा ये 0.05/3 × 100 कर लो, ये आपके पास लगभग 1.67 आ जाएगा, 1.67%। क्लियर होगी बात? निखिल बेटा बहुत लेट हो आज तो आप, क्लियर होगी? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब अपना जो टॉपिक है वो है पॉइजन रेशियो। किसी ने सुना है इसके बारे में, क्लास में करा हो, ट्यूशंस पे किया हो? यस मैम, अच्छा, क्लास। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना अगर आपको कुछ समझना हो इससे। हाँ जी, कौन बोल रहा था अभी? मैम क्लास में हुआ है ये थोड़ा सा। करा हुआ है, ओके। लेट्स सी आपको कितना याद है। क्या है बताओ, क्या होता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। मैम इसमें ये होता है कि जो लेंथ भी चेंज होती है, साथ में इसका जो डायमीटर होता है ना, हम उसको भी। वेरी गुड, वेरी गुड, यही होता है। ये मान लीजिए इसका ओरिजिनल लेंथ है, जब मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ तो ऐसे ही लंबी हो जाएगी। ये तो आपको पता है कि चेंज इन लेंथ होता है। ठीक है, चेंज इन लेंथ होता है। डायामीटर तो डिक्रीज होगा, और जो लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इधर लिख लो, इंक्रीज। समझ पा रहे हो क्यों हो रही है? कैन यू इमेजिन दिस थिंग? हाँ जी। यस। जब कोई फोर्स लगा रहे हैं ना बेटा, तो उसको खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली लेंथ तो खींचती आपको दिख रही है, पर जब आप उसको खींचे जा रहे हो तो मटेरियल तो साइडों से भी खींच रहा है ना, तो उसका डायमीटर भी डिक्रीज हो जाता है। तो पॉइजन रेशियो क्या होती है, इसी चीज का आपके पास रेशियो है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आप सब जानते ही हैं क्या चीज है। लेटरल लिखो, लेटरल क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा डी बाय डी, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। अब डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा, तो मैं पहले ही साइन नेगेटिव लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एल बाय एल, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी डी, ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एल एल। क्लियर होगी बात? कई बार ये रेडियस की फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है, ये इस तरीके से, माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय में आर इंटू डेल्टा एल बाय। डायमीटर को आप खोलोगे तो 2r हो जाता है, 2 बाहर आ गया, 2 डेल्टा आर बाय 2r, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आपके पास डेल्टा आर बाय आर भी हो सकता है।
हाँ जी काजल, आज आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, इसकी सारी जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगी मैंने डाली है इसके अंदर। ठीक है, वो ट्राई करना आप, और आप ट्राई करो पहले 1-2 दिन, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, फिर आप मैच कर सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, माइनस डेल्टा आर बाय आर, एल बाय डेल्टा एल। यूनिट बता दो फटाफट। यूनिट सेम चीज है, स्ट्रेन में यूनिट होती ही नहीं है, यूनिट लेस हो जाएगा। यूनिट लेस। और आपके पास यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऊपर नीचे सेम डायमेंशन है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, वो देखो क्या है क्वेश्चन। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, और जब पढ़ लोगे ना तो यूं लगेगा कितना इजी था। One end of a nylon rope of length 4.5 मीटर and diameter 6 mm is fixed to a tree limb। मतलब एक जो है इन्होंने क्या करी, ट्री लिम्ब के ऊपर नायलॉन रोप फिक्स कर दी। नायलॉन इज अ मटेरियल, ठीक है, वो फिक्स कर दिया। इसकी लेंथ इन्होंने दे दी कितनी, 4.5 मीटर। ठीक है, तो एक बंदर आया उछल कूद करता हुआ और यहाँ आके जो है वो लटक गया, और उसने फोर्स लगा दिया, उसका वेट जो था वो 100 न्यूटन था। तो ऑब्वियसली ये लेंथ खींचेगी। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा एल आएगा, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो जंप किया और उसको पकड़ा और यहीं रुक गया। फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द रोप, तो निकालने को भी बोला यही है, डेल्टा एल निकालो कितना होगा। ठीक है, और जो बोला है डायमीटर यानी डेल्टा डी निकालो कितना होगा, ये चीज इन्होंने पूछी है। ठीक है, डेल्टा एल कैसे निकालू मैं, डेल्टा डी पे तो बाद में आते हैं। डेल्टा एल कैसे निकालू, आपको वायर का केस है, ठीक है, और उस पर फोर्स लगाया है, तो यंग्स मॉडुलस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल ही होता है। तो आप डेल्टा एल निकाल सकते हो इससे, एफ एल ए वाई। बताओ भाई, फोर्स कितना है, 100 न्यूटन, लेंथ कितनी है 4.5 मीटर, यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है, एरिया क्या हो जाएगा, व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर। रेडियस आर कितना है इसका, डायामीटर आपको गिवन है 6 mm, रेडियस हो गया 3 mm, मीटर में कर लो 3 × 10⁻³ मीटर, वो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। 3.14 इंटू में 3 × 10⁻⁻, कितना था 3 का होल स्क्वायर। आपके पास एरिया भी आ गया, तो क्या डेल्टा एल निकल जाएगा। यस मैम। कर लोगे सॉल्व, पुट करनी है बस वैल्यूज। अब जो दूसरी चीज पूछी है वो डेल्टा डी पूछी है। अब डेल्टा डी कैसे निकालूं, अभी हमने पढ़ा था पॉइजन रेशियो, और पॉइजन रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। पॉइजन रेशियो क्या था, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी और डेल्टा एल बाई एल, यही था। बताओ क्या चीज नहीं पता इसमें अब आपको, डेल्टा डी निकालना है। चलो ये तो क्वेश्चन ही हो गया, और डी आपको ऑलरेडी गिवन है, डायमीटर 6 mm है, इसको मीटर में करके भी कर सकते हो, इवन आप यहाँ पे mm में भी रख सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएंगी वो चीजें, तो आप हमको यूनिट्स का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और डेल्टा एल अभी आपने निकाला है, डेल्टा एल जो भी है यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका आंसर आएगा एक्स, ठीक है, वो यहाँ पुट करोगे डिवाइडेड बाय में एल। ऑलराइट, बस ये याद रखना ऊपर नीचे यूनिट सेम लेना। ठीक है, डेल्टा डी बाई डी में सेम होनी चाहिए, डेल्टा एल बाई एल में सेम होनी चाहिए। क्लियर होगी। यस मैम। बाकी कोशिश ये किया करो कि एसआई यूनिट्स पे काम करो, ठीक है, उससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। क्योंकि आप क्या करोगे, फिर आप कहीं पे कोई यूनिट रखोगे, कहीं पे कोई यूनिट रखोगे, तो एक चीज को आपने जो है ऑप्ट करना है और उसी को सब जगह लागू करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और आपकी बहुत ही प्रैक्टिस हो जाए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा फिर तो। हाँ जी, आंसर निकाल लोगे अब यहाँ से, डेल्टा डी आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका होमवर्क है, वैल्यूज निकालना। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको 3 रिलेशंस दे रही हूँ इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में, जो कि आपके बुक्स में तो शायद आपको नहीं मिलेंगे, और इनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते हैं, इन पे कोई इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये नोट डाउन कर लो सभी। सबसे पहले y इक्वल्स टू है 3b इंटू में 1 माइनस में 2 म्यू, ठीक है, फिर है y इक्वल्स टू 2g 1 प्लस 2 म्यू, और लास्ट है y इक्वल्स टू 9bg डिवाइडेड बाय में g प्लस में 3b।
हाँ जी, मुझे साथ साथ अब बताओ वाई क्या है, व्हाट इज वाई? यंग्स मॉडुलस। Young modulus. वेरी गुड। और नेक्स्ट चलो, अब जी क्या है? शेयर मॉडुलस। और म्यू क्या है? पॉइजन रेशियो। और क्या बच गया? बी, बल्क मॉडुलस। ठीक है, लर्न देम, कई बार आपको हो सकता है काम आ जाए, लर्न इट। क्लियर हो गया? मैम ये फॉर बोलो, मैम ये फॉर्मूले सारे, क्या कह रहे हो? मैम ये सारे फॉर्मूले हैं। हाँ, ये बेटा रिलेशंस डिराइव होते हैं, जो इनके फॉर्मूले उनको इस्तेमाल करके, लेकिन वो बहुत लंबे डेरिवेशन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर कई बार क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। आपके पास सीधा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, बताइए कि यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशनशिप है, तो आप पूरा डेरिवेशन की जगह ये कर सकते हो। ये चीजें पता होनी चाहिए। कहाँ गया? G+3B। ठीक है, कर लिया नोट डाउन सबने? यस मैम। ओके, तो अब अपना है लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन को समझने की कोशिश करो, क्या बता रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, ये देखो। पोटेंशियल एनर्जी तो सबको ही पता है, पर इलास्टिक क्या हो गया? अब इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इलास्टिक का कुछ आ गया यहाँ पे। मान लीजिए ये आपके पास कोई भी एक वायर है जिसका लेंथ एल है, और अगर मैं इस पे कोई फोर्स लगा रही हूँ तो ऑब्वियसली इसका चेंज इन लेंथ होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वायर है, सपोज इमेजिन एक वायर है, और आप सब उस मतलब सब ही अपना अपना वायर इमेजिन करो, और उसको फोर्स लगा रहे हो, उसको खींच रहे हो, तो क्या आप कोई काम कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, आपकी कोई एनर्जी खर्च हो रही है उसको खींचने में? तो जो एनर्जी आपकी खर्च हो रही है वो कहाँ गई? दैट विल स्टोर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, वहां से टॉपिक निकल के आता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमको स्ट्रेच्ड वायर की। ठीक है, तो हमको जो टोटल काम करना पड़ा ना, जो हमने टोटल एनर्जी खर्च कर दी उसको डेल्टा एल खींचने में, हमको वो निकालनी है। ठीक है, तो जब आप इस पे फोर्स एफ लगा रहे हो तो आपके पास क्या है? हाँ जी बेटा, ये होता है पोजीशन की वजह से अनुराग, एमजीएच जो बोल रहे हो आप, दैट इज, मान लीजिए आप सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हाइट एच पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होएगा, दैट इज एमजीएच, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे कुछ और है, वो समझो। देखिए, ये इसकी कोई लेंथ इंक्रीज हो गई, इतनी कर लो। ये आपके पास जो लेंथ इंक्रीज है, कितना होगा? डेल्टा एल। और ये कितना है? एल। ठीक है, जब आपने कोई फोर्स एफ लगाया तो ये चीज आई। तो आप यहाँ पर, मैं क्या बोल रही हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जो आपने टोटल काम किया, जो आपने एनर्जी खर्च करी, ठीक है, वो खर्च कहाँ हो रही है? एटम्स मॉलिक्यूल्स को आप दूर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप उसकी पोजीशन, उसकी स्टेबिलिटी को जो है हिला रहे हो, तो जो आप एनर्जी खर्च कर रहे हो वहां जाके स्टोर हो रही है एज ए स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, तो अब जो वर्क डन है, वर्क डन आपको पता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब मान लीजिए आपने एफ फोर्स लगाया है और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एल हो गया, तो वर्क डन निकल गया मैम यहाँ तो मेरा, और वर्क डन इज एनर्जी, यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पर इतना आसान नहीं है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन समझो। क्यों नहीं है ये चीज कि भाई डायरेक्ट मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया और मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? वो इसलिए बेटा, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखिए एक बार। वाई क्या होता है? एफ ए डेल्टा एल एल। ठीक है, तो यहाँ मैं जो फोर्स लगा रही हूँ, मैं एक बार फोर्स निकाल रही हूँ, एक तरफ फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वाई ए डेल्टा एल बाय में एल। तो मेरा फोर्स जो ये है, जो चेंज इन लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? मान लीजिए शुरू में आपने थोड़ा फोर्स लगाया, उसको खींचा, ठीक है, अब उसको थोड़ा और खींचने के लिए थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा, और खींचने के लिए और जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास फोर्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ बढ़ रही है।
ठीक है, यानी कि काम भी आपका धीरे 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 ऐड होके टोटल वर्क डन निकलेगा, क्योंकि वो आपके पास इस पे डिपेंड कर रहा है कि उस टाइम पे वो कितना खिंच गया है। जैसे मैं अगर बीच में कोई पॉइंट कंसिडर करूं डेल्टा एल से पहले, मान लीजिए मेरा ये लेंथ एल है, ये था ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ जब मैं एक फोर्स लगा रही हूँ धीरे धीरे, और मैं फोर्स धीरे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशंस मेंटेन रखनी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम चाहिए, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस तक ही खिंचा है अभी। ठीक है, अब यहाँ मैं कोई सर्टेन फोर्स लगा रही हूँ इस पॉइंट पे, इधर जब वो एक्स खिंच चुका, तो मान लीजिए ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोर्स निकाल सकते हो, जैसे ये चीज को इस्तेमाल करके यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हो कितना होगा। वाई तो सेम है, एरिया सेम है, लेंथ सेम है। ठीक है, डेल्टा एल की जगह क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, चेंज इन लेंथ कितना है इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या ये एक्स नहीं है, राइट। जैसे जैसे अब आपके पास एक्स बढ़ रहा है, आपके पास फोर्स जो है उस पर डिपेंड कर रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बताओ, जब मैं फोर्स एफ लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हुआ है, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा। व्हाट इज स्मॉल वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो स्मॉल फोर्सेस हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े जो है, ये टोटल जो मैं वर्क डन निकालूंगी, क्या मैं इंटीग्रेट करके निकाल सकती हूँ, क्योंकि फोर्स वेरिएबल हो गया। पहली बात, फोर्स डिपेंड कर रहा है चेंज इन लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो फोर्स वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए हमने एफ इंटू डेल्टा एल डायरेक्ट नहीं किया, हम इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे कि स्मॉल स्टेप्स में जो आपके पास टोटल एनर्जी खर्च हो रही है, टोटल वर्क डन जो हमारा लग रहा है। देखिए एफ अब एक्स पे डिपेंड करें, यहाँ एफ की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, वाई ए एल ए एक्स और ये डी एक्स यूनिट। अब खिंच कहां से रहा है, जीरो से डेल्टा एल तक जा रहा है, वहां तक हमको देखना है कि कितना हमको काम करना पड़ा उसको डेल्टा एल खींचने में। आई बात समझ में। हाँ जी राज, कुछ क्लियर हुआ बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट समझने की बात है, इसके बाद तो आगे मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं। मैम हमने सिर्फ हाँ जी, मैम वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर फोर्स वेरी कर रहा था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन का यूज करा है। हाँ जी, जैसे अगर मेरी फाइनल कंडीशन क्या है कि भाई मैं कोई फोर्स लगाया तो मेरे पास फाइनली इतना एक्सपेंशन आ रहा है। ठीक है, डेल्टा एल मेरा टोटल है ना, तो एफ को मैं डेल्टा एल से मल्टीप्लाई कर देती तो मेरा टोटल वर्क डन आ जाना चाहिए था। लेकिन मेरा जो ये एफ है ये डिपेंड कर रहा है कि मेरे पास जो चेंज इन लेंथ है उसके ऊपर। मान लीजिए मेरा अगर यहाँ पर है तो जो चेंज इन लेंथ हुआ होगा वो फोर्स आएगा, यहाँ पर है तो जो टोटल चेंज इन लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब आप खुद भी सोच सकते हो बेटा, जैसे अगर आप कोई रबड़ ही ले लो, रबड़ को आप शुरू में खींच रहे हो, उसको और खींचना है तो और फोर्स लगा रहे हो, और खींचना है तो और फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो वर्क डन आप इंटीग्रेट करके निकालेंगे टोटल। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्म लाने के लिए मैंने क्या किया, बीच में एक पॉइंट मान लिया कि इस पॉइंट में मान लीजिए सिर्फ एक्स ही खिंचा था, यहां पर मैंने मान लिया कि फोर्स एफ जब मैंने लगाया तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स और आ गया, तो एफ इंटू डीएक्स इज स्मॉल वर्क डन एट दिस पॉइंट। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी क्योंकि मेरे पास एक्स की फॉर्म में आंसर आ गया, वेरी कर रहा है जो एफ एक्स के साथ, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगी जीरो से, यहाँ जीरो है ना एक्सपेंशन, डेल्टा एल तक कितना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। आई बात समझ में। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लेती हूँ, वाई ए बाई एल बाहर आ गया, एक्स को मैं एक्स स्क्वायर बाई 2 पुट कर सकती हूँ इंटीग्रेशन के साथ, ये जीरो डेल्टा एल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, वाई ए एल डेल्टा एल का स्क्वायर और नीचे आ गया 2। क्लियर हुई ये बात। यस मैम। यहां तक समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं। ठीक है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू का वर्क डन, टोटल वर्क डन हो गया, दिस टोटल वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया वाई 2 आगे लिख लेते हैं। ठीक है, और ए, अब मैं यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्या करूंगी पता है, अब मेरे को पता है डेल्टा एल है यहाँ पे,
ठीक है, तो डेल्टा एल बाय एल क्या होता है? स्ट्रेन होता है, राइट? डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन लिख सकती हूँ ना मैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, पर यहाँ नीचे सिर्फ एक ही एल है, तो यहाँ टोटल लिखने के लिए मैं ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इस लेंथ को मैं इस एरिया के साथ लिख लेती हूँ एक बार के लिए, ये ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ? लिख सकती हूँ ऐसे? ये दोनों एल का एल स्क्वायर हो गया, डेल्टा एल स्क्वायर था ही, तो डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर कर दिया, और इस लेंथ को मैंने इस एरिया के साथ लिख लिया। मैंने अब इसको यहाँ क्यों लिखा है वो समझो। आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वायर का ए, ठीक है, और उसकी लेंथ होती है एल, तो क्या ये वॉल्यूम ऑफ वायर नहीं आ जाएगा मेरे पास? ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकती हूँ? स्ट्रेन का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? कैसे मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मैंने क्या किया कि मेरे को दिख रहा था कि डेल्टा एल का होल स्क्वायर है, डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर अगर हो जाए तो मैं स्ट्रेन का होल स्क्वायर लिख दूंगी। तो एल बाय एल से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसे, तो एक एल को मैंने एक इसके साथ रख लिया, तो ए एल को मैंने क्या लिख दिया? वॉल्यूम, और इसको लिख दिया स्ट्रेन का होल स्क्वायर। इस वॉल्यूम को भी मैं इधर ले जाऊंगी, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज इक्वल टू y बाय 2 स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बाय 2 स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो ये जो y इंटू स्ट्रेन आपको दिख रहा है, इसको क्या मैं स्ट्रेस लिख सकती हूँ? ये आपका फाइनल रिजल्ट है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये आपके पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आई समझ में बात? और आपकी बुक्स, सॉरी टू नहीं है, वॉल्यूम। आपकी बुक्स में u बाय जो वॉल्यूम है ना, इसको शायद स्मॉल u से भी लिखा हो, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रखा होता है, नॉट म्यू, इट्स u, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, आई विल रिपीट इट अगेन। यहाँ पर आपने W लिखा था मैम ऊपर, फिर मैम एकदम से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का U साइन क्यों लगा दिया? जो वर्क डन होगा ना बेटा, वर्क डन क्या होता है? एनर्जी तो होती है ना। मेरा जो टोटल वर्क डन हुआ है, जो मेरी टोटल एनर्जी खर्च हुई है, ठीक है, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसीलिए मैंने टोटल वर्क डन निकाला, उसको मैं बोल रही हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके मैम। ठीक है। और ये जो आगे मैंने किया वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। आप क्वेश्चंस में जनरली ऐसे ही दिया होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है, और स्ट्रेस निकालो, ठीक है। तो स्ट्रेन, आपको स्ट्रेन की कोई कंडीशन दे रखी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। राज बेटा समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो एफ है वो आपके पास डिपेंड कर रहा है चेंज इन लेंथ पे, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेशन की मदद से हम लोगों ने टोटल जो वर्क डन है वो निकाला, कि इतना स्ट्रेच करने में कितना खर्च हुआ हमारा एनर्जी, कितना हमको काम करना पड़ा। आई बात समझ में? ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। और एक छोटा सा इस पे कई बार इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये देखो क्या बोल रखा है इन्होंने। In a wire stretched by hanging a weight from its end, the elastic potential energy per unit volume in terms of longitudinal strain and modulus of elasticity. अभी हमने पढ़ा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कितनी है, कितनी आई थी? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही आई है। और मैं यहाँ पे क्या करूं, मेरे को रिप्रेजेंट करना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में और सिर्फ वाई में, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो वही स्ट्रेस को मैं क्या पुट कर सकती हूँ? वाई इंटू स्ट्रेन, दोबारा से सेम टू सेम चीज जो पीछे की है, इंटू में स्ट्रेन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? वाई बाय 2 स्ट्रेन का होल स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसको इससे लिखिए, तो ये हो जाएगा वाई बाय 2 सिग्मा का स्क्वायर। तो कई बार सिर्फ स्ट्रेन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेड होता है वाई बाय 2 स्ट्रेन का होल स्क्वायर,
क्लियर हो गया? तो यहाँ हमारा एंड होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक का, एंड जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है उस चैप्टर का। क्लियर हो गया सबको? अनुराग बेटा क्लियर है? यस मैम। ओके, तो और कोई भी दिक्कत हो इस वाले जो लेक्चर है इसमें दिक्कत हो वो बता दो।